हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मजे में? मैं विमलेश और एक बार फिर से मेधा रीडिफाइंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सबसे छोटा सा और प्यारा चैप्टर आर इन्वायरमेंट। और इसको इसी वीडियो में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी छोटा है, जो आप लोगों को चाहिए, छोटा और इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले हम देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है इसमें? इसमें हमको पढ़ना है पहले तो इन्वायरमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में, इसको क्यों पढ़ रहे हैं वो समझेंगे। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और फूड चेन एंड फूड वेब क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। और लास्ट का टॉपिक हमारा रहने वाला है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, और ये ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? सेव इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट हमारा इतना जरूरी है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा नेचर है, इसको बनने में करोड़ों लाखों करोड़ों साल लग गए, तब जाके आज नेचर ऐसा बन पाया जिसमें लिविंग बीइंग सरवाइव कर पाते हैं, है ना। तो इतना टाइम लगा इस नेचर को बनने में जिसमें हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है सरवाइव कर रहे हैं। तो हमको इस नेचर को बचाने की जरूरत है। तो आप लोग इसके लिए जो हो सकता है वो कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को नेचर से जुड़ी हुई नेचुरल चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, जैसे कि वाटर वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। अगर एनर्जी जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करिए, है ना, और पेड़ों को लगाइए। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा बचा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में जो अभी सही नहीं चल रही हैं, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी इन्वायरमेंट को। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आर इन्वायरमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट किसी भी चीज का क्या इन्वायरमेंट होता है? उसकी सराउंडिंग में जो चीजें प्रेजेंट हैं वही क्या है? उसका इन्वायरमेंट है ना। अगर आप रूम में बैठे हैं, आपके रूम का इन्वायरमेंट क्या है आपके लिए? तो आपके लिए आपके रूम में जितनी भी चीजें हैं वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट। जो भी हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, वही क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट बनाती हैं हमारा। ठीक है, और इस एनवायरमेंट में दोनों चीजें हैं। इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये सराउंडिंग में आप देखेंगे तो कुछ चीजें क्या हैं? कुछ चीजें लिविंग हैं जिसको बायोटिक बोलते हैं, और कुछ चीजें नॉन लिविंग है जिसको एबायोटिक बोला जाता है ना। तो जो हमारा सराउंडिंग्स है वो दो टाइप की चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक। यही है हमारा एनवायरमेंट। क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, ये देखिए हमारी प्यारी सी अर्थ, है ना, पॉल्यूशन फ्री रहेगी तो इसकी भी लाइफ बहुत लंबी होगी, है ना। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। हमने एनवायरनमेंट समझ लिया। एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो किसी भी जगह पे पाए जाने वाले लिविंग नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है ना। जैसे कि आपके आसपास कोई पार्क होगा, कोई गार्डन होगा, है ना, कोई गार्डन होगा। गार्डन में क्या है? प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और फ्लावर्स, ग्रास भी हैं, सॉइल है, और वहां पर और भी आपको मिल जाएंगे बटरफ्लाईज, है ना, अदर इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सब उस जगह पे मिल के क्या बना रहे हैं? एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बाद एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, है ना, उसके अंदर सॉइल भी है और सनलाइट भी पड़ती है ना, वाटर भी है, ये सारी चीजें किसी जगह पे मिलके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो सॉइल है, फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, सनलाइट है, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है उस जगह पे, फॉरेस्ट में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रहने वाले लिविंग्स और नॉन लिविंग्स जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वे में रहते हैं, उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? आया? और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, किसी एक एरिया पे, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। किसी भी एरिया के सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके, किसके साथ, वहां पर पाए जाने वाले नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे वहां का जो वाटर हो गया या रॉक हो गया, है ना, सॉइल हो गया, इन सब के, या लाइट हो गया, इन सब से रिलेशनशिप बना के रहता है उस जगह पे। तो वो क्या फॉर्म करता है, वो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्या, हाँ, जैसे हो गया फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, पॉन्ड, एक जो पॉन्ड तालाब है वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर वाटर है, प्लांट्स भी होते हैं, फिशेस होती हैं और स्नेक्स भी होते हैं, अदर इंसेक्ट्स भी होते हैं वहां पर, है ना, छोटे छोटे। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं पॉन्ड के अंदर। और फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने देख ली। ठीक है, अब इकोसिस्टम दो टाइप का होता है। आई होप इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली अपने आप बना है। जैसे कोई फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट जो है वो अपने आप ही तो बना है ना, जो अमेज़न फॉरेस्ट है या जितने भी बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, ये सब क्या है, ये अपने आप ही तो बने, किसी ने वहां पर बनाया थोड़ी है उसको, है ना। तो ये नेचुरल अकरिंग फॉरेस्ट है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम बना रहे हैं। इस फॉरेस्ट के अंदर का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, नेचुरल। ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल जैसे आपने गार्डन बनाया, है ना, गार्डन में डिफरेंट प्लांट्स आप कहीं इधर से लेके आए, वहां से लेके आए, खरीद के लेके आए, वहां पर आपने लगाया, है ना, खुद लगाया, नेचुरली तो नहीं वहां पर ग्रो किया, खुद लगा के उसको पानी दिया और जो भी चीजें उसकी जरूरत है वो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किया और वो बड़े हो गए, गार्डन आपने बना दिया। तो वो कैसा है, नेचुरल गार्डन है क्या, ये नेचुरल इकोसिस्टम वहां का बन रहा है, नहीं, वो क्या है, आर्टिफिशियल। एक और एग्जांपल इसका एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उसमें क्या है, डिफरेंट फिशेस रखा जाता है। तो क्या उनका वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उनका नेचुरल घर है वो, नहीं, नेचुरल घर तो उसका वाटर बॉडीज है ना, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, सीज हो गए, है ना, वो नेचुरल नहीं है, वो हमने बनाया है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इकोसिस्टम कितने टाइप का, दो टाइप का, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन, जो नेचर में अपने आप बना है, अपने आप एग्जिस्ट करता है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक, ओशियन, सेक्ट्रा। एंड मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हमने बनाया है ना। अब जैसे जो क्रॉप्स की क्रॉपिंग होती है फील्ड में, है ना, फसलें जो उगाई जाती है, वो भी क्या है, नेचुरल नहीं, वो भी मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम या गार्डन, ये सारी चीजें इसके एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, इकोसिस्टम समझ में आ गया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, वहां पर प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग से और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इंटर रिलेटेड होती हैं और वही फॉर्म करती हैं इकोसिस्टम का। और ये इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये हमने समझ लिया।
चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस इकोसिस्टम में, किसी भी जगह के इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझने वाले हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम का कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग एंड दूसरा बायोटिक कंपोनेंट लिविंग। तो एबायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन सा आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, वाटर है ना, और टेम्परेचर, विंड या माउंटेन्स या लैंड्स, है ना, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट हैं, किसके, इकोसिस्टम के, एबायोटिक, है ना, इनमें लाइफ नहीं होती, ठीक है। और दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक में क्या है, प्लांट्स, सारे प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम की। एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बायोटिक कंपोनेंट को, है ना। पहला क्या है, पहला है प्रोड्यूसर, क्या है, पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर, अब आप लोगों को यहां अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो इतना पता होगा कि जो फूड का, एनर्जी का प्रोड्यूसन, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है ना, ऑर्गेनिक एनर्जी जो लिविंग बींग्स के लिए जरूरी होता है, जिसको लिविंग बींग्स कंज्यूम करते हैं, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन या फूड का प्रोडक्शन करते हैं उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। और फूड का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, प्लांट्स या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये लाइट की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और वो फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको दोबारा लिख दूं मैं, चलिए दोबारा लिख देता हूं, थोड़े अच्छे से सुंदर सुंदर लिख देता हूं, ठीक है। प्लांट्स, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक। तो प्रोड्यूसर, बायोटिक कंपोनेंट तीन पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोड्यूसर्स जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कौन है, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, डिपेंड होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, है ना। जो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली खाते हैं या इनडायरेक्टली वो फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उनको बोला जाता है क्या, कंज्यूमर्स, ठीक है। अब इन कंज्यूमर्स की भी कहानी है। अब ये कंज्यूमर्स भी क्या है, कंज्यूमर्स भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये कंज्यूमर्स भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कंज्यूमर्स वो जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्रोड्यूसर से, है ना, फूड के लिए डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब ये कंज्यूमर्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। पहले तो वो जो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो सिर्फ क्या करते हैं, होते हैं प्लांट्स ईटर, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं क्या, हर्बीवोर्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। क्या हो गया, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे बताइए, हैं क्या हो जाएंगे, काऊ, डियर,
गोट, बफेलो, जो भी सिर्फ प्लांट्स को खाता है वो क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स हो जाएगा। और यही हर्बीवोर्स हो जाएगा। और ये सबसे पहले इसी को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनको बोलते हैं क्या, प्राइमरी कंज्यूमर्स। पहले कौन कंज्यूम कर रहा है प्लांट्स को, वो कौन है, हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, है ना, वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर दूसरा है, पहला कंज्यूमर पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, है ना। कार्निवोर्स का कौन होते हैं, जो मीट खाते हैं, मीट ईटर, जो मीट को खाते हैं। कौन हो गया, कौन हो गया बताइए, लॉयन, क्रोकोडाइल, टाइगर, है ना, या वुल्फ, फॉक्स, ये सारी चीजें ये सब क्या है, ये सब मीट ईटर है। ठीक है, मीट ईटर। और ये है इनको बोलते हैं जो मांसाहारी या मीट ईटर होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, उनको बोलते हैं क्या, कार्निवोर। क्या बोलते हैं, कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर। और ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। कार्निवोर्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। और यहां पर आ जाता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, सर्वाहारी। क्या है, सर्वाहारी। इनको वेज भी चलेगा, नॉन वेज भी चलेगा, दोनों, है ना। तो कौन है सर्वाहारी, कौन है, अरे हम है भाई, हम सर्वाहारी, है ना। कौन, ह्यूमन। ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन सर्वाहारी, है ना। या ह्यूमन के अलावा और कौन हो सकता है, बर्ड्स भी हो जाती हैं। कौन, बर्ड्स, है ना। ये क्या करती हैं, ये प्लांट एंड मीट ईटर दोनों होते हैं, मीट ईटर दोनों होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर लिख दिए, ह्यूमन एंड बर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है। और चौथा पार्ट आ जाता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट की अलग ही कहानी है। ये क्या करते हैं, इनको चाहिए क्या, इनको फूड तो चाहिए, प्लस इनको शेल्टर भी चाहिए, है ना। यहां पर ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सिर्फ फूड ही लेके खुश हो जाते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन इनको फूड के साथ साथ शेल्टर भी चाहिए, घर भी चाहिए, है ना। तो ये पैरासाइट वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर ही रहते हैं, और उन्हीं की बॉडी से फूड भी लेते हैं, है ना। रहते भी उन्हीं की बॉडी पे है और उन्हीं की बॉडी से फूड भी इनटेक करते हैं। और जिनकी बॉडी पे रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट। और ये जो रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म से रहते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनको बोलते हैं क्या, पैरासाइट्स। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, प्लांट्स में है ये कस्कूटा, एक होता है प्लांट कस्कूटा, आपने देखा होगा। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स को ऐसे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे सांप की तरह लपेट के ग्रो हो जाते हैं और उसी पे चिपके रहते हैं, वहीं से वो न्यूट्रिशन को अपने लेते हैं ना। वो प्रेजेंट भी वहीं पर हैं, भी रह भी रहे हैं और फूड भी अपना ले रहे हैं उसी प्लांट से, है ना। तो जो लपेट के ग्रो हो रहा है कस्कूटा, इसको बोलेंगे पैरासाइट। जिस प्लांट के ऊपर ग्रो हुआ उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी पे भी होता है लाइस, जो बाल में होते हैं, जो हमारे खून को क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं, ब्लड को पीते हैं, है ना। वो भी क्या है, वो भी एक पैरासाइट है जो हमारे सर पे रहता भी है और हमारे ब्लड को सक भी करता है ना। समझ में आ गया। तो ये जो फ्लो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने समझाया अच्छे से समझ लीजिए बस, और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, और ये तीसरा रहेगा डिकम्पोजर। कंज्यूमर्स हमने पढ़ लिया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स और पैरासाइट। ठीक है। अब यहां पर तीसरा जो पार्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर पहले इसके एग्जांपल मैं बता देता हूं। डिकम्पोजर्स होते क्या हैं, डिकम्पोजर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी को ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं
और न्यूट्रिशन लेते हुए उनको डिकम्पोज भी कर देते हैं, उनको दोबारा से सॉइल में या मिट्टी में उनको मिला देते हैं। उनकी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है और सारे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो दोबारा से सॉइल में मिक्स कर देता है वो, है ना। तो डिकम्पोजर बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ये क्या है, स्कैवेंजर्स हैं, है ना। जैसे कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट जो है वो क्या हो गया, वो डेड हो गया, सूख रहा है ना। तो इन सबको क्या करता है डिकम्पोजर, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उनको दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं। उनके बॉडी के अंदर जो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, दोबारा से उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्लीन रखते हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल उनको ये क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग डिकम्पोजर, कौन है बताइए। ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगाई, है ना। बैक्टीरिया एंड फंगस, ये दोनों क्या है, डिकम्पोजर्स। समझ में आ गया। तो ये रहा आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसके दो कंपोनेंट्स थे, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के तीन पार्ट थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कंज्यूमर वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, डिकम्पोजर वो जो प्लांट, डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, है ना। और कंज्यूमर्स के चार पार्ट हमने पढ़े, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोर्स जो मीट ईटर होते हैं, और ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं मीट भी खाते हैं, है ना। और हमने पढ़ा पैरासाइट। ठीक, तो ये जो इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिखवाया नहीं है, सिर्फ समझाया है, एग्जांपल्स लिखें। तो ये आप एग्जांपल्स लिख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा लिखने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, फूड चेन क्या होता है, फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या है, फूड चेन एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स की। कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, इसके बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई है ना, सीरीज बनाई गई है। उसी सीरीज को बोला जाता है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन। देखिए, द फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ रिलेशन, फूड चेन is a series of relationship between organisms showing how energy and nutrients are transferred from one organisms to another organisms in an ecosystem। अब इसके दो से तीन मैंने इसमें डेफिनेशन दी है। ये थोड़ा लंबा हो गया, है ना, ये थोड़ा लंबा हो गया। आप ये समझिए, द फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स होम इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये कितना बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। क्या है कि फूड चेन एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस से हमको पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है, और उसी सीक्वेंस में उनको अरेंज किया गया है, और वही अरेंजमेंट, वही सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, फूड चेन। और यही ये बता रखा है यहां पर कि वो जब कोई खाएगा किसी को, है ना, तो वो फूड ले रहा है, मतलब वो एनर्जी ले रहा है ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी तो हो रहा है। तो वही ये बता रहा है कि शोइंग हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, यही है। ठीक, अब इस फूड चेन में क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, अब इस फूड चेन में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, प्लांट्स, कंज्यूमर्स भी होते हैं जो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बाद डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, ये इस पूरी चेन में अभी हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एग्जांपल, फूड चेन क्या है। जैसे देखिए, ये ग्रास है, ग्रास को खाया किसने, ग्रासओपर ने खाया, और ग्रासओपर को खाया किसने, ये भाई साहब, ये जो फ्रॉग है, मेंढक, इन्होंने खा लिया। और मेंढक को खा जाते हैं कौन, स्नेक, और स्नेक को खा जाते हैं कौन, ईगल, है ना। तो ये जो एक सीक्वेंस बना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, उसके बेसिस पे एक सीक्वेंस बनाया गया है। यही क्या है,
इसी को बोलते हैं क्या, फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। समझ में आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये थर्ड डेफिनेशन है, फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ organisms in which one organism eats other organisms, है ना। एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, या फिर और ईटन बाय अदर, या फिर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ग्रासहोपर है, ग्रास को खाता है और मेंढक का खाना बन जाता है ना। ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो वही लिखा हुआ है, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म और ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन याद रखोगे, लिख दोगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कुछ मैं समझाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, इन अ फूड चेन ऑल स्टेप्स आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं डिफरेंट फूड चेन में। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल समझ में आ गया। जैसे ये क्या है, ये है ट्रॉफिक लेवल 1। ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है। ये क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है। और ये क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है। ये ट्रॉफिक लेवल 4 है। और ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल 5। ठीक है, समझ में आ गया समझ में। तो जो पहला स्टेप होता है फूड चेन का वो है ट्रॉफिक लेवल 1, फिर दूसरा ट्रॉफिक लेवल 2, तीसरा ट्रॉफिक लेवल 3, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल 4, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल 5, है ना। इससे ज्यादा तो स्टेप होते ही नहीं है, इससे ज्यादा स्टेप होते ही नहीं जनरली। क्यों नहीं होते वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रॉफिक लेवल 1 होता है ना, यहां पर आते हैं क्या, यहां पर आते हैं प्रोड्यूसर्स। ट्रॉफिक लेवल 1 पे हमेशा कौन प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स, है ना, प्रोड्यूसर्स जो क्या है, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं जो होते हैं प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, उसके बाद ट्रॉफिक लेवल 2 पे, ये तो ट्रॉफिक लेवल 1 की बात हुई, ट्रॉफिक लेवल 2 पे आते हैं क्या, हमेशा होंगे हर्बीवोर। क्या होंगे, हर्बीवोर्स, या इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, होते क्या है, हर्बीवोर्स। ट्रॉफिक लेवल 2 पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या हो जाएंगे, एक तो यहां पर ग्रासहोपर दिया हुआ है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है क्या, गोट, है ना, काऊ, बफेलो, डियर, जो भी क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। समझ में आ गया। तो उसके बाद ट्रॉफिक लेवल 3 पे हमेशा प्रेजेंट होंगे कौन, कार्निवोर्स। कौन प्रेजेंट होंगे, कार्निवोर्स। कौन प्रेजेंट होंगे, कार्निवोर्स।
ठीक है, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ट्रॉफिक लेवल 3 पे कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये याद होना चाहिए। 3 पे हमेशा कौन से प्रेजेंट होंगे? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, जिसको जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? ट्रॉफिक लेवल 3 पे। या कार्निवोर्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? ट्रॉफिक लेवल 3 पे। या कार्निवोर्स ही होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये पता होना चाहिए। अब यहां पर आ जाओ, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमेशा ट्रॉफिक लेवल 2 पे, है ना, ये 3 पे होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 2 पे। ठीक है, और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं, या फिर हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं ट्रॉफिक लेवल 2 पे, याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल 4 पे। इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये अभी तो ये क्या है? अभी तो ये भी कार्निवोर है, लेकिन कभी किसी किसी फूड चेन में, जैसे कि फूड चेन अगर मैं बनाऊं, जैसे फूड चेन में बनाऊं कि ये हो गया ग्रास। ग्रास को खाता है कौन? डियर, हिरन। हिरन को खाता है कौन? कौन खाता है? हिरन को खा जाएगा या आप समझ लीजिए कि वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट, ठीक है, और वाइल्ड कैट को खा जाता है लॉयन। ठीक, तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हैं हर्बीवोर्स। ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि हैं कार्निवोर्स। और ये टर्सरी कंज्यूमर्स, ये भी क्या है? टर्सरी कंज्यूमर्स, ये भी क्या है? ये भी क्या है? कार्निवोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर डियर को या मान लीजिए ग्रास को कौन खाता है? गोट भी खाते हैं, गोट खाता है ना। और गोट को कौन खाता है? मटन। कौन खाता है मटन? ह्यूमंस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। तो यहां पर देखिए प्राइमरी कंज्यूमर तो क्या था? हमेशा क्या रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या रहेगा? हमेशा हर्बीवोर रहेगा। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स ओमनीवोर भी हो सकता है। ओमनीवोर भी हो सकता है, जो प्लांट भी, जो मीट भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर हम क्या समझ रहे थे कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 2 पे हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल 3 पे हमेशा कार्निवोर्स होते हैं जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल 4 पे ये जो होते हैं ये हो सकते हैं क्या? ये ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। यहां पर कार्निवोर्स है, क्या है? कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। समझ में आया? और ये क्या है? ये है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये है ईगल। ईगल क्या है? जिसको कोई और नहीं खाता, जिस ऑर्गेनिज्म को कोई और नहीं खाता, वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? उनको बोलते हैं एपेक्स लेवल पे। ये क्या है? एपेक्स है, सबसे बड़े, इनको कोई नहीं खा रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं। और इनको जो लास्ट में, जो फूड चेन के जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बोला जाता है क्या? एपेक्स लेवल पे, उनको एपेक्स बोला जाता है। समझ में आ गया? आ गया? इतनी चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। जब ट्रॉफिक लेवल, जैसे अब यहां पर मैं बना देता हूं एक, क्या है? जैसे ग्रास है,
ग्रास को कौन खाता है? कौन खाता है ग्रास को? गोट ले लेते हैं, गोट खा रही है। और गोट को कौन खा जाता है? गोट को कौन खा जाता है? वाइल्ड कैट खा जाती है, वाइल्ड कैट खाए। और वाइल्ड कैट को कौन खा जाता है? लॉयन खा सकता है। ठीक है, लॉयन को कोई खा सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये एपेक्स लेवल हो जाएगा। ये जो लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल, इसको क्या बोलेंगे? एपेक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इस ग्रास को गोट खा रहा है, ग्रास को गोट खा रहा है। तो ग्रास के पास जो फूड आया, या प्लांट के पास जो फूड आया, ग्रास या प्लांट बोल सकते हैं ना, है ना, यहां पर प्लांट भी हो सकता है, सब एक ही में आ जाएगा। ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है? गोट। गोट खा रही है, गोट खा रही है ना। तो गोट किस लिए खा रही है? फूड लेने के लिए, क्योंकि इसके पास फूड है। फूड कहां से आया? फूड इसने प्रोड्यूस किया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये जो गोट इसको खाएगी ना, ये खाएगी तो एनर्जी जो इसके अंदर फूड आ रहा है, जो एनर्जी इसके अंदर आ रही है गोट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 10% आती है। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आती है। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर गोल्ड को जब वाइल्ड कैट खाएगी तो भी इसमें जितनी भी एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा। 10% ही वाइल्ड कैट को मिलेगा। और वाइल्ड कैट के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% अगर इसको लॉयन खाता है तो लॉयन को भी 10% ही मिलेगा टोटल इसके पास जितनी एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? और यही होता है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और ये रूल हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड चेन में। और ये रूल किसने दिया? ये रूल दिया है लिंडमैन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लिंडमैन। ठीक है, इन्होंने 1942 में ये 10% का रूल दिया, 10% एनर्जी ट्रांसफर का रूल दिया। ठीक है, यहां पर देखिए, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी गोट वाइल्ड कैट को नहीं खाएगी या वाइल्ड कैट लॉयन को नहीं खाएगी। ठीक है ना? या फिर ग्रास गोट को नहीं खाएगी, है ना? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट या लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वापस नहीं एनर्जी फ्लो कर सकती, है ना? कोई ऑर्गेनिजम्स लोअर ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकता कभी। ठीक है, समझ में आ गया? तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके, कोई समस्या? अच्छा, ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फूड एनर्जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली आ गई कि अब क्या जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो क्या जितनी सनलाइट उनके ऊपर गिरती है सबको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं क्या? नहीं। जितनी सनलाइट उनके ऊपर गिरती है उसका सिर्फ 1% ही यूज करते हैं। जैसे यहां अगर सन बना दूं मैं, यहां से सनलाइट आ रही है प्लांट के पास, तो इसका सिर्फ 1% ही ये क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, है ना? तो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट को ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर आ जाते हैं 10% लॉ। 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, द रिमेनिंग 90% कहां गई? द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल, है ना? 10% ही ट्रांसफर हो रही है गोट से वाइल्ड कैट में, 10% ही ट्रांसफर हो रही है ना?
10% ट्रांसफर हो रही है, तो अब बताओ बाकी की 90% कहाँ गई एनर्जी? बाकी की 90% ये जो गोट है ना, उस गोट ने यूज कर लिया अपने जो लाइफ साइकिल्स के लिए, जो वो क्या करता है, उसकी बॉडी में जो सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, कौन सी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस, जो वो चलता है, दौड़ता है, बोलता है, कुछ भी करता है, हर चीज में एनर्जी यूज होती है। तो उसकी बॉडी 90% एनर्जी को यूज कर लेती है इन सब कामों में, और बचता है 10%। तो अगर ये वाइल्ड कैट इसको खा रही है तो 10% ही इसके अंदर ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया? ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, अब देखिए, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन्स कंटेन्स 3-4 ट्रॉफिक लेवल। तो इससे एनर्जी जो कम होती जाती है, एनर्जी जो कंटिन्यूसली कम होती जाती है, इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 या हद से हद 5, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते एक फूड चेन में, है ना। मैक्सिमम 4 ये आइडियल है, ठीक है। मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं सारे फूड चेन में। क्यों पाए जाते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में कम होती जाती है। अगर इसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसको इसका भी 10% मिलेगा, तो एनर्जी बहुत कम मिलेगी, है ना। इसीलिए फूड चेन लंबे नहीं होते, उस एनर्जी में उसका काम होगा ही नहीं, काम चलेगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब देखिए, जब मान लीजिए प्लांट्स के पास एनर्जी है कितना, प्लांट्स के पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? प्लांट्स के पास एनर्जी है 10,000 किलो जूल, 10,000 किलो जूल प्लांट्स के पास एनर्जी है। अब प्लांट को गोट खा जाएगी तो 10,000 किलो जूल एनर्जी थी, लेकिन गोट के पास कितनी गई? इसका सिर्फ 10%, इसका सिर्फ 10% कितना होता है? 10% होगा कितना? गोट के पास गई 1000 किलो जूल, 1000 किलो जूल, ठीक है। अब गोट को भी खा लिया किसने? वाइल्ड कैट ने। तो वाइल्ड कैट के पास, इसके पास जो एनर्जी है इसका 10% जाएगा, तो इसका 10% निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? निकाल के दिखा दूं? जैसे क्या निकालना है? 10% ऑफ 1000 का क्या होगा? 10/100 इंटू 1000 करना पड़ेगा। इसका 10% निकल के आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 इंटू 10 100 किलो जूल हो जाएगा, है ना। तो इसके पास जो एनर्जी आई, इसका 10% वो कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल, 100 किलो जूल, 100 किलो जूल, ठीक है। अब वाइल्ड कैट को लॉयन भाई साहब ने खा लिया और उनके पास एनर्जी कितनी गई? इसका 10% जो कि होता है 10 किलो जूल, 10 किलो जूल, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 1 पे 10,000 किलो जूल एनर्जी थी, लेकिन 10% कम होती गई हर स्टेप पे, और लॉयन को कितनी मिली? सिर्फ और सिर्फ 10 किलो जूल मिली एनर्जी, ठीक है। तो ये है 10% एनर्जी फ्लो का लॉ, जिसको दिया था लिंडमैन 1942 में। और ये न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, ये इतनी एनर्जी दे देगा तो पूछेगा कि 4th ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी पहुंची, तो ये 10% का 10% ऐसे निकालना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे निकाल सकते हो ये मैंने बता दिया। जिसका भी 10% निकालना है वो हम रखेंगे इधर, और 10/100 कर देंगे, 10/100 इंटू जिसका निकालना है 10%, 10,000 का निकालना है 10,000 लिख दीजिए, 10,000 का निकालना है 10,000 लिख लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 2 0 ये 1 बच जाएगा कितना? 1000, जो मैंने यहां पर किया था। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ चले ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो हालांकि सारे पिरामिड का जो सिलेबस है वो कट गया है, लेकिन एनर्जी का दिया हुआ है। पिरामिड क्या होता है? एक क्या बनता है? एक लेवल बनता है। लेवल सबसे बेस में होता है प्रोड्यूसर, सबसे बेस में होता है कौन? प्रोड्यूसर। सेकंड लेवल पे होता है कौन? कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स।
थर्ड पे होता है कंज्यूमर सेकेंडरी या कार्निवोर्स, और फोर्थ पे होता है एपेक्स प्रेडेटर या एपेक्स कंज्यूमर जिसको बोलते हैं एपेक्स, इनको कोई नहीं खाता, है ना। तो यहां पर देखिए एनर्जी का पिरामिड बना है, तो सबसे जो एनर्जी प्लांट्स के किसके पास ज्यादा है, जो लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल है या फर्स्ट वाला ट्रॉफिक लेवल है, किसके पास ज्यादा है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना। तो यहां पर देखिए ये क्या है, बेस हमारा क्या है, सबसे चौड़ा है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा प्लांट्स के पास होती है। इससे कम एनर्जी 10% जाती है किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, तो इससे एनर्जी कम होगी इसकी। फिर ऐसे ही 10% जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ट्रॉफिक लेवल 3 पे। ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये क्या, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3 है, ट्रॉफिक लेवल 4 है, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ट्रॉफिक लेवल 2 पे, ट्रॉफिक लेवल 2 पे कौन सा कंज्यूमर होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ट्रॉफिक लेवल 2 जान के सेकेंडरी कंज्यूमर मत बोलिएगा, ट्रॉफिक लेवल 2 पे प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर देखिए जो ट्रॉफिक लेवल 1 पे एनर्जी सबसे ज्यादा है, अभी हमने देखा प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर उसका 10%, इसका 10%, इसका 10% ऐसे ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रॉफिक लेवल के साथ घटती जा रही है ना, घटती जा रही है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल जो है ये कैसा है, अपराइट है। कैसा है, अपराइट, मतलब सीधा ट्राइंगल बन रहा है। जो एनर्जी का पिरामिड ट्राइंगल है, सॉरी एनर्जी का जो पिरामिड बन रहा है, सॉरी ट्राइंगल नहीं पिरामिड बोलिए इसको, एनर्जी का जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा है, अपराइट, मतलब सीधा। अपराइट मतलब सीधा, सीधा मतलब बेस ये है और ये इस तरीके से पिरामिड बन रहा है। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास या ट्रॉफिक लेवल 1 के पास ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद उस जो ट्रॉफिक लेवल 2 के पास उससे कम एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल 3 के पास उससे भी कम एनर्जी, और ट्रॉफिक लेवल 4 के पास सबसे कम एनर्जी है। इसीलिए इस तरीके से ये पिरामिड बन जाता है, अपराइट पिरामिड एनर्जी पिरामिड के लिए, ठीक है। पिरामिड का थोड़ा मैं बता देता हूं आप लोगों को, होता क्या है पता रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो इन पिरामिड्स को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। ये जनरली 3 टाइप का होता है। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है समझ लीजिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमने पढ़ लिया, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर मतलब पहले किस ट्रॉफिक लेवल पे किस ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं ग्रासलैंड की, एक ग्रासलैंड पे जो इकोसिस्टम बन रहा है उसका पिरामिड कैसा बनेगा। ग्रासलैंड में आप लोग ये सोचिए कि आप ये बताइए कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होंगे, ग्रासेस होंगी। तो ग्रासेस का नंबर ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, है ना। ये क्या है, ये TL1 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TL2, ये क्या हो जाएगा TL3, और ये क्या है TL4, ट्रॉफिक लेवल 4। तो नंबर किसका ज्यादा है, ग्रासेस का सबसे ज्यादा है, ग्रासेस का सबसे ज्यादा नंबर है, ठीक है। उसके बाद ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनका नंबर ग्रास जितना थोड़ी हो सकता है, ग्रासेस तो मतलब करोड़ों होती है ना, करोड़ों तो एनिमल्स नहीं होंगे वहां पर, है ना। तो उनका नंबर्स कम होता है। यहां नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ज्यादा है, ट्रॉफिक लेवल पे नंबर कम है, और उससे वैसे ही ट्रॉफिक लेवल 3 पे भी और नंबर कम हो जाएगा। जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और ये एपेक्स लेवल पे आ जाएंगे। तो किसी भी
किसी भी जंगल में या किसी फॉरेस्ट की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वहां पर ये बताइए आप लोग कि वहां डियर ज्यादा होंगे, हिरन ज्यादा होंगे या लॉयन ज्यादा होंगे? हिरन हमेशा ज्यादा होंगे, लॉयन कम रहता है। तो एपेक्स पे कौन आ जाएगा? लॉयन आ जाएगा। तो लॉयन का नंबर कम रहता है, उससे ज्यादा होते हैं क्या? उससे ज्यादा होते हैं ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या? जैसे कि क्या हो जाएगा? वाइल्ड कैट हो गई, है ना, वुल्फ हो गया, फॉक्स हो गए, है ना, ये सब क्या है? ये सब आ जाएंगे किस पे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। इनका नंबर इससे ज्यादा होता है। और इससे ज्यादा नंबर होता है किसका? जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनका ज्यादा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड के लिए बन रहा है कैसे? अपराइट बन रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं एक सिंगल ट्री का, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ एक ट्री का, है ना, तो सॉरी सिंगल ट्री की बात करूं, तो आप लोग बताइए कुछ ऐसा नहीं बनेगा। ट्रॉफिक लेवल 1 पे नंबर कितना? एक ही ट्री है, एक ही नंबर है ना, ठीक है। और ट्री को जो खाते हैं वो क्या हो सकते हैं? मंकी हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं। तो इनका नंबर ज्यादा है ना, इनका नंबर ज्यादा है, तो ये TL2 ज्यादा होगा। और ऐसे ही TL3 इससे ज्यादा होंगे। इससे ज्यादा कौन? आप समझ लीजिए, इससे जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं मंकी, है ना, मंकी हो गया या बीटल्स हो गए, है ना, वो हो गए। और ट्रॉफिक लेवल 3 पे 3 तक ही बनाते हैं इसको, 3 तक ही बनाते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 3 पे क्या आ जाएंगे? डिकम्पोजर्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे बैक्टीरिया वगैरह पर तो नंबर बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये नंबर देखो, ये बन जाएगा इन्वर्टेड। तो एक ट्री का पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा, और ग्रासलैंड का पिरामिड क्या बनेगा? नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये बनेगा कैसा? अपराइट, सीधा। इसी तरीके से बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब क्या? बायोमास मतलब हो गया वेट, है ना, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का वेट ज्यादा है। अगर मैं ये समझाऊं तो देखिए किसका बड़ा होगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं ग्रासलैंड की, किसकी? ग्रासलैंड की बात करता हूं, तो वेट हमेशा ग्रास का ही ज्यादा होगा, जो प्लांट्स के वेट ही ज्यादा होंगे। उससे कम होगा वेट प्राइमरी कंज्यूमर्स का, उससे कम होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, और सबसे कम होगा टर्सरी कंज्यूमर्स का। तो मास जो है, मास पिरामिड ऑफ बायोमास, वो बनेगा ग्रासलैंड के लिए अपराइट, लेकिन इन्वर्टेड किसके लिए बनेगा? सोचिए, इन्वर्टेड किसके लिए बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा अगर मैं बात करता हूं किसकी? वाटर बॉडी की, किसी भी वाटर बॉडी की। पॉन्ड ले लो, चाहे ओशियन ले लो, रिवर ले लो, वाटर बॉडी की बात करता हूं, ठीक है। तो वाटर बॉडी में प्लांट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। प्लांट्स कम होते हैं, उनका मास कम होगा। उससे ज्यादा होंगे क्या? फिशेस होंगी, उससे ज्यादा होंगी फिशेस, उनका मास ज्यादा होगा। और उससे ज्यादा कौन होंगे? उससे ज्यादा होंगे जो बड़ी फिशेस हैं, बड़ी फिशेस, शार्क, व्हेल, ये सब क्या है? उससे ज्यादा होंगी, है ना। तो यहां पर वाटर बॉडी के लिए इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, वाटर बॉडी के लिए बायोमास का पिरामिड, वेट, है ना। ट्रॉफिक लेवल 1 पे जो प्लांट्स का बायोमास सबसे कम होगा, उसके बाद फिशेस का ज्यादा होगा, उसके बाद बड़ी फिशेस का सबसे ज्यादा होगा। और ग्रासलैंड के लिए प्लांट्स का मास ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का उनसे कम होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे भी कम होता है, और टर्सरी कंज्यूमर्स में एपेक्स लेवल पे तो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसीलिए उनका मास सबसे कम होगा। तो ये अपराइट बनेगा पिरामिड, और यहां पर क्या बन रहा है? इन्वर्टेड। समझ में आ गया। और एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा अपराइट ही बनेगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 पे ज्यादा होगी, और ऐसे ही 90% कम होती जाएगी, 10% ही तो ट्रांसफर होती है, तो हमेशा सीधा बनेगा एनर्जी का पिरामिड। आपके सिलेबस में यही है, तो ये याद रखिए, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? अपराइट, सीधा, ठीक। तो जो पिरामिड से उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया आप लोगों को, आई होप आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है कि
ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे ही ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता रहता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता रहता है ना। सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन किस में होता है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होता है। इसीलिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इसको बोला जाता है। समझ में आ गया? देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, द concentration of harmful chemicals, concentration of harmful chemicals increase with the energy, with the every trophic level। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इन अ फूड चेन दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, और इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ठीक है। जैसे कि क्या था, ग्रास है, ग्रास को खाता है कौन, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को खा रहा है कौन, फ्रॉग, है ना। फ्रॉग को खा रहा है कौन, स्नेक, और स्नेक को खाता है कौन, ईगल। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यहां पर सबसे कम होंगे, ये यहां पर इससे ज्यादा होंगे, और यहां पर इनसे भी ज्यादा होंगे, यहां पर इनसे भी ज्यादा होंगे, और सबसे ज्यादा होंगे जो एपेक्स लेवल पे है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ट्रॉफिक लेवल के साथ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, इनको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया। मैक्सिमम concentration of such chemicals get accumulated in human bodies। हम क्या है, हम एपेक्स लेवल पे है ना, हमको तो कोई नहीं खा रहा ना, तो हम क्या हो गए, एपेक्स लेवल पे। तो एपेक्स लेवल पे केमिकल्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज, एज ह्यूमन एक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में ह्यूमन क्या होता है, टॉप लेवल पे प्रेजेंट होता है, टॉप लेवल पे, है ना। इसीलिए जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा ह्यूमंस में होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? अब अभी तक हमने फूड चेन पढ़ा, अब मैं आप लोगों को बताऊं फूड चेन कभी भी नेचुरली अकर नहीं करता कहीं भी। नेचुरली फूड चेन कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक फूड चेन नहीं मिलेगी, हमेशा मिलेगी तो फूड वेब। क्या मिलेगा? फूड वेब मिलेगा। अब ये बताइए, जो घास है, जो ग्रास है, जो प्लांट्स है, क्या सिर्फ उसको डियर ही खा रहा है क्या? है ना, डियर ही खा रहा है, गोट भी खा सकती है, बफेलो भी खा सकता है ना, खा सकता है ना। तो एक ट्रॉफिक लेवल को कई लोग खा सकते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को कई ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, है ना। कभी भी नेचर में आप ये नहीं देखोगे कि भाई ये ग्रास है तो डियर ही खाएगा, है ना, डियर ही खाएगा, या जो ये गोट है इसको लॉयन ही खाएगा, है कि नहीं। फॉक्स भी खा सकता है ना, वुल्फ वगैरह वो भी खा सकते हैं, भेड़िए वो भी खा जाएंगे उसको, है ना। किसी का फिक्स थोड़ी है। तो फूड चेन कैसे बन रहा है? ये तो फूड वेब बन रहा है ना, कोई भी किसी को खा सकता है कहीं से भी, है ना। तो हमेशा नेचर में प्रेजेंट होते हैं फूड वेब, फूड चेन नहीं प्रेजेंट होते। वो तो हम पढ़ने के लिए हमने पढ़ा फूड चेन, समझ में आया। तो इन नेचर मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म, यहां पर फॉर्म होगा, सॉरी, टू फॉर्म फूड वेब। ठीक है, तो नेचर में ढेर सारे फूड चेन एक दूसरे से मिलकर बनाते हैं क्या, फूड वेब। अब नेचुरली यही प्रेजेंट होते हैं, फूड वेब ही, फूड चेन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए, ये क्या है, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाता है कौन, रैबिट, रैबिट भी खाता है, देखो ग्रासहोपर भी खा रहा है कि नहीं। अब ग्रासहोपर को फ्रॉग भी खा सकता है, और ये देखिए रैट भी खा सकता है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये जो फॉक्स है ये रैबिट को भी खा सकता है और रैट को भी खा सकता है ना, और ये फ्रॉग को भी खा सकता है।
मान लीजिए नहीं मिल रहे हैं अच्छे खाने, अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, तो ये फ्रॉग को भी खा लेगा जब इसको भूख लगी रहेगी, है ना। तो ये देखिए, ये तीन ट्रॉफिक लेवल को खा सकता है ये फॉक्स, है ना। और ये जो रैट है इसको ईगल भी खा सकता है डायरेक्टली, और फ्रॉग को भी ईगल खा सकता है। देखिए एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कई ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, तो ये क्या बना, एक फूड चेन नहीं, एक फूड वेब बना रहे हैं। बुक में एनसीईआरटी बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ढेर सारा दिया हुआ है, वहां से एक बार आप लोग वो एग्जाम्पल देखिएगा जरूर, है ना। तो फूड वेब क्या होता है, ढेर सारे फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, फूड वेब। ठीक है, समझ में आ गया ना। आई होप इसमें मतलब कुछ ऐसा समझने का नहीं है, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग एक बार बुक से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन यहाँ पर कुछ मेजर 2 प्रॉब्लम्स को लिया गया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट को कैसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, एक तो है ओजोन लेयर, पहला है ओजोन लेयर हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ने वाले हैं गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, ओके। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो डिस्पोजल किया जाता है वो कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वो सब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किससे, ओजोन लेयर से। ठीक है, बेसिकली हमारा जो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्या, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या करते हैं, धरती पे आने से रोकते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं या धरती पे आने से रोकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यूवी रेज आएंगी तो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो काफ़ी हार्मफुल होती है ना। तो ये जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूवी रेज को धरती पे आने से रोकती है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे ये पाया गया है कि ओजोन लेयर जो है वो उसकी जो परत है, उसकी जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वहां पर ओजोन होल बन रहे हैं, वो ओजोन लेयर टूट रही है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। अगर यूवी रेज आने लगेंगी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा लिविंग बींग्स के लिए, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। आइए देखते हैं क्या है। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ which absorbs most of the harmful UV radiations of the sunlight। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, हमारे अर्थ का ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और ये सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, धरती पे आने से रोकता है। ठीक है, thus it is protecting living beings फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड सच एज स्किन कैंसर। ये यूवी रेज क्या करती हैं, ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, कैटरैक्ट आइज की जो लेंस होती हैं वो क्लाउडी हो जाती है, इसमें कैटरैक्ट कॉज कर सकती हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, है ना, ये यूवी रेज। ओके, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, उसमें प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन जो होता है वो क्या होता है, ये डेडली पॉइजनस भी होता है। ओजोन अगर धरती पे आ जाए तो ये खुद भी एक पॉइजनस गैस है। समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको कहाँ मॉनिटर किया गया था, ओजोन लेयर डिप्लीट कहाँ हो रही है, ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखे गए थे, ये देखे गए थे सबसे पहले अंटार्कटिका में। कहाँ देखे गए थे, अंटार्कटिका में 1985 में। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व।
कहां पर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया? अंटार्कटिका में, है ना, जो क्या है, साउथ पोल है। अंटार्कटिका वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन हॉल। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हुआ था उसको क्या बोला गया था? उसको बोला गया था ओजोन हॉल, और ओजोन होल, और ये हुआ था 1985 में। ठीक है, ये हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए था जो कुछ गैसेस हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस जो इसको डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। सिंथेटिक केमिकल्स का एक्सेसिव यूज जब किया गया तो उन्हीं केमिकल्स की वजह से ये जो डिप्लीशन हुआ था 1985 में। ठीक है, और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ठीक है, विच आर यूज्ड इन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज कहां पर होती हैं? ये यूज होती हैं रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, या एरोसोल स्प्रेज वगैरह जो होते हैं उसमें ये CFCs यूज होती हैं, और इन्हीं यूज की वजह से यहां से वो निकलती हैं तो कहां जाती हैं? अपर लेयर, इन्वायरमेंट के अपर लेयर पे, जहां पर प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर, और उस ओजोन लेयर को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत 1985 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। उस टाइम ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो पूरे जितनी भी कंट्रीज हैं अर्थ पे, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट, और उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया किस लिए? टू स्टॉप CFCs प्रोडक्शन इन 1986। दिस एग्रीमेंट कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। इस एग्रीमेंट को क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है 1985 में ही, तो UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, इसने क्या किया? एक एग्रीमेंट बनाया कई कंट्री के साथ मिलके, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि CFC जो गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके प्रोडक्शन को कम किया जाए, रिड्यूस करने के लिए। और इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल, है। CFCs के प्रोडक्शन को स्टॉप करें या कम करें इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो ये रहा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की जो चीजें हैं वो हमने पढ़ी। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है, ओजोन लेयर बनती कैसे? ओजोन लेयर बनती कैसे? हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में है क्या? हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन पे जब यूवी रेज पड़ती हैं, ऑक्सीजन पे जब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती हैं, है ना, वो हाई टेम्परेचर की होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन टूट जाता है O+O में, है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है ऑक्सीजन एटम्स में, है ना, O+O में, और यही सिंगल एटम जाके O2 से कंबाइन कर लेता है और बना देता है क्या? O3, जिसको बोलते हैं क्या? ओजोन। ये क्या होता है? ओजोन। इस तरीके से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, कहां पर प्रेजेंट होता है ये? स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ में आ गया? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये ओजोन से रिलेटेड जो बातें थी वो हमने कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग गार्बेज डिस्पोजल पे। ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल। अब जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है। इंप्रूव क्यों हुई है? क्योंकि बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई हैं, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होने लगा है। इतनी सारी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है, वो चीजें ही हमको क्या करती हैं? एडवांस बनाती हैं। तो इतनी चीजों का प्रोडक्शन जो होता है, उन प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं। और वेस्ट मटेरियल्स वही क्या होते हैं? वही होते हैं वेस्ट मटेरियल्स जिसको डिस्पोज करना होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
जो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज होके वो दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और एक वो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते या डिकम्पोज होने में लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि उसका एग्जांपल है प्लास्टिक। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। आइए देखते हैं क्या है। इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल, इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में जो इंप्रूवमेंट हुए हैं और ये वो इंप्रूवमेंट जिन वजह से हुए हैं, उन चीजों की वजह से लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल्स बनता है। ठीक है, तो गार्बेज कंटेन्स, ये वेस्ट मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। तो गार्बेज कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो गार्बेज को दो पार्ट में यहां पर डिवाइड किया गया है। देखिए पहला पार्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable wastes. इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इसके एग्जांपल्स में क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। आप ऐसे समझिए, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं, जो लिविंग बीइंग से जो वेस्ट निकलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। चाहे वो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, इनके शरीर से, इनकी बॉडी से जो भी चीजें निकली वो क्या है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। जैसे इसमें एग्जांपल फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके हैं। ठीक है, कॉटन, जूट, डंग, है ना, पेपर एंड ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वही हो गया जो ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो वेस्ट निकलता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल, और ये बहुत ही जल्द इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, और ये फिर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। तो ये कौन से वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें एग्जांपल हो गया, जैसे जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो है पॉलीथीन, मेटल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो प्लांट्स वगैरह में, जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वहां से जो वेस्ट निकलते हैं उनको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। और पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स यूज होते हैं पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, वीडिसाइड्स के फॉर्म में, ये सब क्या है, ये सब है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये जो वेस्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल है। समझ में आ गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज एंजाइम्स विच डिकम्पोजेस द मटेरियल्स, बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक in their action, that's why enzymes cannot decompose all materials। तो जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली वो करते क्या, कैसे डिकम्पोज करते हैं किसी भी वेस्ट को, वो क्या करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हुआ या फिर फंगस हुआ, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सिक्रीट करते हैं। वो मैटर उनको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। वो जो एंजाइम है उस मैटर को डिकम्पोज कर देता है, और वो डिकम्पोज्ड मैटर को फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन ये एंजाइम्स जो होते हैं हर मटेरियल्स के लिए सेम तरीके से काम नहीं करते। ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए काम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डिसॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ जाते हैं सम मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, वो उसके कुछ मेथड्स लिए हैं मैंने। बायोगैस प्लांट्स बना के, बायोगैस प्लांट्स में क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाला जाता है उसमें, और बायोगैस बनाई जाती है, फिर उसको एज ए एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस
बायोगैस एंड मैन्योर, बायोगैस बनाने के लिए और मैन्योर बनाने के लिए यूज होता है। मैन्योर को खेतों में डाला जाता है ना, खादों की तरह, और बायोगैस यूज किया जाता है एनर्जी की तरह। ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट इन प्लांट, और जो गार्बेज है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। ठीक है। द ड्रेन कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर्स। जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो गटर वगैरह का जो पानी जाता है, जो हाउस होल्ड्स के जो पानी, जो हमारे हाउसेस के जो पानी जाते हैं, जो किचन का पानी जाता है, ये सबको क्या किया जाता है, इन सबको रिवर्स में डिस्पोज करने से पहले, है ना, ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके उनको थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद रिवर्स में उनको डालना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, ताकि रिवर्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कोई हार्मफुल केमिकल ना मिले या उनकी लाइफ साइकिल इफेक्ट ना हो। ठीक है। अगर डायरेक्टली हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिना वाटर को ट्रीट किए अगर डायरेक्टली हम रिवर्स में डाल देते हैं तो इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। लैंड फिलिंग्स, थर्ड मेथड है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स में द वेस्ट एरिया बरीड इन लॉ लेइंग वेस्ट मटेरियल्स, यहाँ वेस्ट मटेरियल्स होगा या वेस्ट लिख लो, द वेस्ट बरीड इन लॉ लेइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। तो जो लॉ लेइंग एरियाज हैं, है ना, जो काफी नीचे जिनका सरफेस है ना, लॉ लेइंग एरियाज में, वहां पर क्या कर सकते हैं, ये जो वेस्ट हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, उनको वहां पर क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट हैं उनको वहां पर क्या कर सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं, वहां पर फिल करके बुलडोजर्स के थ्रू उसको प्लेन कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, दबा सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये हो गया थर्ड, लैंड फिलिंग्स। फोर्थ आ गया कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को एक पिट में भर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है मट्टी से, और वो माइक्रोब्स के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंपोस्ट, और वो बन जाता है क्या, मैन्योर, जिसको खेतों में डाला जाता है। ठीक है। कंपोस्टिंग क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंजेस इनटू मैन्योर, है ना। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, द 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला क्या है ना, पॉल्यूशन को कम करने के लिए या वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, 3R फॉर्मूला। 3R क्या है, पहला आर है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक के यूजेस को कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है। दूसरा आर है रीयूज, और इनको जो प्लास्टिक की चीजें हैं उनको बार बार यूज करके नई प्लास्टिक की चीजों को यूज करने से बचा जा सकता है, तो यहां पे वेस्ट कम जनरेट होगा। और तीसरा आर है रिसाइकल। जो ये चीजें हैं प्लास्टिक की, इनको रिसाइकल करके दोबारा से इनको बना के, दोबारा से इनको मेल्ट करके दोबारा से कोई प्रोडक्ट बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे जो ये प्लास्टिक वेस्ट वगैरह नहीं फैलेगा, है ना। तो ये 3R फॉर्मूला याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके। और इसी 3 फॉर्मूले के साथ ये हमारी वीडियो भी हो जाती है क्या, हमारी वीडियो भी हो जाती है खत्म, और वीडियो के साथ साथ ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है खत्म। ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की, इसीलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो गई। कोई समस्या नहीं है, आराम से देखिए, और ये देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं आप लोगों से। ठीक है। और इसके बाद आप लोग करिए क्या, हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, क्या क्या चीजें इन्वायरमेंट में हो रही हैं, है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें थोड़ी अवेयरनेस मिली ना, तो इन्वायरमेंट को जरूर सेव करिए, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। और फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।